तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। जो भी स्थितियां दी गई हैं उनको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। अभी इससे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन किया गया था उसमें क्या हमने सीखा, द्विघात समीकरण होता क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये सीखा द्विघात समीकरण होता क्या है, ठीक है। द्विघात समीकरण क्या होता है ये हम जान गए, लेकिन द्विघात समीकरण का प्रयोग क्यों कर रहे हैं और क्यों जरूरत है। तो कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, कुछ ऐसे कैलकुलेशन होते हैं जिनका हम अंकगणित विधि द्वारा अर्थमेटिक से उसका सलूशन हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। उनका हम सलूशन अर्थमेटिक अंकगणित से नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए हम बीजगणित पढ़ते हैं, ठीक है। उसके लिए बीजगणित आती है। और बीजगणित में एक हम द्विघात समीकरण इसीलिए पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसी समस्याएं आएंगी जिनको सॉल्व करने के लिए हमें द्विघात समीकरण की जरूरत रहेगी। पिछली इकाई में हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा था, तो कुछ वहाँ समस्याएं ऐसी थी कि वहाँ दो चीज़ें माननी पड़ रही थी, इसलिए दो चर हो जा रहे थे और रैखिक हो रहे थे। लेकिन यहाँ पास जो इक्वेशन बनेगी वो द्विघात बनेगी। क्यों बनेगी वो समझते हैं। देखो, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, ठीक है। क्षेत्र की लंबाई जो कि मीटर में है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। जो लंबाई है, ठीक है, जो चौड़ाई होगी उससे 2 गुने से 1 अधिक होगी, मतलब 2 गुने से 1 अधिक, उतनी हमारी लंबाई होगी। अच्छा, जो हम इकाई 3 में पढ़ रहे थे वहाँ इन दोनों जो जैसे लंबाई और चौड़ाई में कोई संबंध नहीं होता था, इसलिए हमको लंबाई अलग माननी पड़ती थी, चौड़ाई अलग माननी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पास अगर हम चौड़ाई जान जाएं तो लंबाई अपने आप निकल आएगी। क्यों? जैसे मान लो हमको पता चल जाए लंबाई चौड़ाई कितनी है 2, तो भाई बात कह रहा है कि लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई के 2 गुने से, मतलब हम कितना कर देंगे 2 गुना, 2 गुने से 1 अधिक, मतलब 2 गुने का 1 अधिक कर दो तो 2 दूना 4 5। तो अगर हमको चौड़ाई पता होगी तो हम लंबाई निकाल लेंगे। तो यहाँ हमको अगर चौड़ाई पता तो लंबाई निकाले, लेकिन जो इकाई 3 में कर रहे थे वहाँ लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो रही थी, इसलिए वहाँ रैखिक समीकरण बनना था, ठीक है। कौन सा? 2 चर वाला रैखिक समीकरण बनना था। लेकिन यहाँ देखो द्विघात समीकरण क्यों बनेगा। हमने माना क्षेत्र की चौड़ाई, जो क्षेत्र है उसकी चौड़ाई मीटर में मापनी है, तो हमने मान लिया y मीटर होगी, सॉरी x मीटर होगी, ठीक है। x मीटर मान ली, तो फिर हमारी लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई क्या है, इसके 2 गुने से 1 अधिक है, मतलब इसका 2 गुना कर दो और उसमें 1 जोड़ दो। ये हमारी क्या हो गई, लंबाई हो गई। क्या हो गई? लंबाई। ये हमारी चौड़ाई हो गई, ठीक है। अब देखो प्रश्नानुसार, ठीक है, यहाँ हमने चौड़ाई और लंबाई को अलग अलग नहीं माना क्योंकि यहाँ संबंध दिया था, ठीक है। इकाई 3 में हम अलग अलग मानते थे कि संबंध नहीं होता था। अब देखो प्रश्न क्या गया, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, मतलब क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, हाँ, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। यही होता है कि परिमाप का ये होता है, नहीं, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, वो परिमाप था, ठीक है। देखो लंबाई गुणे चौड़ाई कर दें किसके बराबर होगा, इसके होगा, ठीक है। तो लंबाई कितनी है x, ठीक है, गुणा चौड़ाई कितनी है हमारी, सॉरी लंबाई हमारी है 2x + 1 और चौड़ाई हमारी कितनी है x, बराबर कितना है 528 मीटर। ये है, इसको सॉल्व कर लो, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x², ठीक है, प्लस का x, और ये देखो प्लस का इधर माइनस हो जाएगा ये, ठीक है, 528 बराबर 0। ये आ गया। देखो द्विघात समीकरण है ये हमारी, ठीक है। समझ में आया? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई ये थी चौड़ाई ये थी, वो किसके बराबर होगी, इसके गुणे के बराबर होगी कि क्षेत्रफल हमारा इतना है, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल हमारा हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई। हमने किया
सवाल ही यही कह रहा था, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। हमारा सवाल हो गया। धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। हमको ज्ञात करने के लिए जो द्विघात समीकरण है वो बनानी है, बस हल नहीं निकालने हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, निरूपित करना है। अगर हल निकालना होता है तो उसके हम गुणनखंड करके निकाल लेते हैं। जरा देखो, दो क्रमागत धनात्मक संख्याएं हैं, तो देखो माना प्रथम, क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, जैसे 1 2 3, सब में देखो क्या है, 1 में 1 जोड़ा 2, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, मतलब सब में अगर 1 1 जोड़ते जा रहे हैं तो क्रमागत होती हैं। तो माना प्रथम क्रमागत, प्रथम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? x। इसीलिए तो दूसरा क्या हो जाएगा? द्वितीय क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। देखो सब में क्या होता है, 1 जोड़ना होता है, तो x + 1, ठीक है, ये हो गया। अब प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि धनात्मक को गुणांक, मतलब इनका गुणा कर दो, ठीक है, दोनों का गुणा कितना है? 306, इसकी गुणा कर दो, x² + x बराबर 306, 306 इधर ले आओ, x² + x माइनस 306 बराबर 0। बस ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड का थर्ड, ठीक है, क्या है? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। 3 साल बाद जो उनकी आयुओं का गुणनफल होगा, ठीक है, वो 360 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा, ठीक है। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, मतलब रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए जो द्विघात समीकरण बनेगा उसे हमें बनाना है, ठीक है। तो देखो, माना रोहन की आयु, माना रोहन की आयु कितनी? x वर्ष, ठीक। तो उस रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी? रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? x + 26 वर्ष, क्योंकि वो 26 वर्ष बड़ी है, ठीक। अब देखो 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी? रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? x + 3 वर्ष, मतलब रोहन 3 साल बड़ा हो चुका होगा। और रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? x + 26 थी, 3 साल और बड़ी हो गई, मतलब x + 29 वर्ष, ठीक है, इतनी हो जाएगी प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है? उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, मतलब ये 3 साल बाद जो इनकी आयु है उनका गुणनफल कितना हो जाएगा? 360। तो भैया x + 3 और x + 29 बराबर हो जाएगा हमारा 360 के। कर लो इसको, x की गुणा x से x², x की गुणा इससे तो प्लस का 29x, 3 की x को गुणा तो 3x, 3 की इससे गुणा 9 त्रिक 27, 3 दूना 6, 2 8, 360 x² प्लस ये देखो जुड़ जाएगा दोनों, कितना हो जाएगा? 32x + 87 माइनस 360 बराबर 0। x² + 32x, प्लस माइनस माइनस बड़े वाले का साइन इसलिए माइनस का साइन, घट के कितना आ जाएगा? 60 है, तो 300 में फिर कितना बचेगा? 27, 300 में 27 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 3, 9 में से 2 गया 7, ठीक है, ये 273 बचेगा,
ठीक है, कितना बचेगा 273 जीरो, ठीक है। और 300 इसलिए माइनस किया मैंने, 80 से 60 ऐसे ही माइनस कर दिया। फिर ये बचा 30, 20 और मैंने माइनस कर दिया, कितना बचा होगा 380। 380 में 3 माइनस कर दी तो कितना माइनस कर दिया, 7 और माइनस कर दिया, बचा 273। समझे, टुकड़ों में इसको करना, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है सेकंड का फोर्थ। एक रेलगाड़ी है जो 80 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। 480 किलोमीटर की दूरी वो एक समान से तय करती है, मतलब उसकी चाल नहीं बदल रही है इस दौरान, ठीक है। वो एक ही चाल से चलना शुरू करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। अगर उसकी चाल कितनी कर दे, 8 किलोमीटर कम कर दे तो वो समय ज़्यादा लेगी। अच्छा भाई, तुम बात है जनरल सी बात है, अगर तुम पैदल चल रहे हो तो धीमे चल रहे हो तो तुम्हें टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि तुम्हारी स्पीड कम है। और तुम दौड़ के भागो मतलब दौड़ के चलो, ठीक है, तो तुम्हें टाइम क्या कम लगेगा, ठीक है। तो भैया जब तुम्हारी स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा, कम होगी। जब स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। मतलब जब टाइम होगा स्पीड ज़्यादा पे टाइम छोटा, और जब टाइम बड़ा होगा तो स्पीड कम रहेगी, हमारी स्पीड कम पे टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अभी की थोड़ा यूज होगा, ठीक है। अच्छा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। यहाँ समय की बात की गई तो हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे, समय बराबर दूरी बटे 4, इसका यूज करेंगे हम लोग, ठीक, क्योंकि समय बराबर है, ठीक है। देखो, माना रेलगाड़ी की समान चाल कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, कितनी है, x किलोमीटर आवर, ठीक है। तो वो प्रथम शर्तानुसार देखो, प्रथम शर्तानुसार क्या है, वो 480 किलोमीटर दूरी तय कर रही है x चाल से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे 4, ठीक है। चूंकि समय बराबर दूरी बटे 4 होता है, इसलिए देखो समय कितना लग रहा है इसको, t1 हमने ले लिया, t1 दूरी कितनी है 480, किस स्पीड से चल रहा है, x। ये समीकरण हमारा 1, ठीक, समीकरण 1। अच्छा देखो, द्वितीय शर्त अनुसार क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगर उसकी स्पीड कितनी, चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए तो, चूंकि समय बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी तो वही है, दूरी कितनी है, समय इसको अब कितना लगेगा t2, दूरी कितनी उतनी है, लेकिन चाल इसकी क्या हुई है, 8 किलोमीटर कम हो गई है, 8 किलोमीटर कम हो गई। अच्छा बताओ, ये 8 किलोमीटर इसकी चाल कम हुई तो ये समय ज़्यादा होगा ना, ये समय ज़्यादा होगा, मतलब इसमें इस चाल से चलने में इसको कितना टाइम लगा है, 3 घंटे अधिक लगे हैं, मतलब इसमें 3 घंटे कम लगे हैं। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3 घंटे का है। इन दोनों समय के बीच का अंतर कितना है, तो भैया बड़ा कौन है, T2, क्योंकि इसको समय ज़्यादा लगा है। T2 माइनस T1 बराबर कितना है, 3 घंटे है, यह है। और T1 कितना है हमारा 480 बटे x, सॉरी 480 x माइनस 8, T2 हमारा कितना है 480 बटे x माइनस 8। ये हमको जब चाल कम हुई तो लगा समय है, ठीक है, और ये समय ज़्यादा है तो हम ज़्यादा से कम को घटाते हैं ना। और ये है क्या है हमारा T1 कितना है 480 बटे x, और समय कितना हमको लग रहा है 3 घंटे। इन दोनों का अंतर कितना है 3 घंटे, क्योंकि इसको समय 3 घंटा ज़्यादा लगा, मतलब इसको कम लगा है ना, तो वही 3 घंटे का अंतर आ गया इन दोनों के बीच में, वही हमने लिखा। अच्छा इसकी गुणा कर दो, देखो इसकी इससे गुणा हो जाएगी, तो इसकी गुणा इससे करेंगे क्या हो जाएगा x माइनस 8, और इसकी गुणा इससे हो जाएगी तो 480 x माइनस 480 x माइनस 8 बराबर 3। कर लो इसको सॉल्व, ये हो जाएगा हमारा 480 x, ये तो रहेगा ही, माइनस ये क्या हो जाएगा 480 x माइनस 0 की गुणा 0 0 हो जाएगा, 8 8 है, हाँ
38 64 6 8 छंग 8 चौके 32 32 और 6 38। नीचे क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 3 24x। ठीक है, और ये देखो ये बराबर में कितना बचेगा माइनस का 38 40। ठीक है, ये माइनस इधर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 38 40 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, देखो ये 3 से कट जाएगा तो ये 3 से भाग करेंगे तो इसको क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 8x, ये कटेगा तो कितना 3 एकम 3 3 दूना 6 3 बटे 24 0 बराबर। ठीक है, ये हमारा